ताकत के मगरबी और इस्लामी तसव्वुरात में कई इख्तलाफात हैं, जिनमें ताकत के ज़राए और मकासद अहम इख्तलाफ हैं। मगरबी माशरे में ताकत का ताल्लुक अक्सर इनफरादियत, मसाबकत और ख़ुदगर्ज़ी से होता है। ताकत का तसव्वुर अक्सर मादी दौलत, समाजी हैसियत, सियासी असर व रसूख से मुंसलिक होता है। ताकत को अक्सर दौलत जमा करने, दूसरों पे काबू पाने, ज़ाती कामयाबी हासिल करने के एक ज़रिए के तौर पर देखा जाता है। इसके मुकाबले में ताकत का इस्लामी तसव्वुर ज़्यादा इज्तमाई और बराबरी पे मबनी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अर्ज़ी अता फरमाई, जिसका मकसद ज़मीन पर अल्लाह की रज़ा के लिए उसके अता किए गए निज़ाम को नाफिज करना और इस निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक ताकत को दूसरों की खिदमत करने, समाजी इंसाफ को फ़रोग़ देने, रास्तबाजी और हमदर्दी की इक़दार को बरकरार रखने के एक ज़रिए के तौर पर देखा जाता है। ताकत का इस्लामी तसव्वुर क़यादत में मशावरत, शमूलियत, आज़ी की अहमियत पर ज़ोर देता है, जबकि ताकत का मगरबी तसव्वुर अक्सर चर्च और रियासत की अलहदगी से मुंसलिक है। मज़हब को सियासी इख्तियार के ज़रिए की बजाय ज़ाती मामले के तौर पर देखा जाता है। इसके बरअक्स ताकत का इस्लामी तसव्वुर इस ख्याल पर मबनी है कि अल्लाह ही ताकत और इख्तियार का हतमी सरचश्मा है। दोनों तसव्वुरात के दरमियान एक और फ़र्क जमहूरियत का किरदार है। मगरबी माशरे में जमहूरियत को अक्सर हुकूमत की मिसाली शक्ल के तौर पर देखा जाता है, जिसमें ताकत को मुंतखब नुमाइंदों में तकसीम किया जाता है। इसके बरअक्स ताकत का इस्लामी तसव्वुर मशावरत और इत्तफ़ाक़ राय की अहमियत पर ज़ोर देता है, लेकिन बिलाखिर खलीफा यानी कि रहनुमा के ही इख्तियार को तस्लीम किया जाता है, जिसको कम्युनिटी की तरफ से मुकर्रर किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करना चाह रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है इस्लामिक पैराडाइम। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, स्ट्रेटेजिक स्टडीज को हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो जिन पैराडाइम्स के थ्रू हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो वेस्टर्न थॉट से लिए गए होते हैं, वेस्टर्न पैराडाइम होते हैं। क्या इस्लाम भी पैराडाइम्स इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से देता है? उस पर हम बात करेंगे, इस्लामिक पैराडाइम पे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीज प्रोफेसर डॉक्टर हसन फारूक मिशवानी साहब। आपके पास वसी तजर्बा है पढ़ाने का इंटरनेशनल रिलेशंस का, और ख़ास तौर पे वर्ल्ड ऑर्डर पे इन्होंने बहुत काम किया। इनका पीएचडी का थीसिस भी वर्ल्ड ऑर्डर के पे था, और इसी वजह से ही इज़ द बेस्ट पर्सन जो हमें ये सिखा सकें, हमें ये बता सकें कि पावर क्या है, पावर का कॉन्सेप्ट इस्लामिक क्या है, मुख्तलिफ वेस्टर्न थ्योरीज पावर के बारे में क्या कहती हैं, और पावर के इस डेफिनेशन के बाद जो स्टेट वजूद में आती है, वो स्टेट दूसरी स्टेट्स को किस तरीके से उनको डील करती है, उनके साथ रिलेशनशिप्स कायम करती है। और इस तमहीद के बाद मैं सर सबसे पहले आपको वेलकम करूंगा। वेलकम टू द शो एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने कीमती वक्त के में से हमारे लिए वक्त निकाला सर। माय प्लेजर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर पहला सवाल वही कि पावर क्या है, और पावर को वेस्टर्न थ्योरीज जो है वो किस तरीके से डिफाइन करती हैं, पावर के मकासद क्या हैं, और क्यों एक स्टेट जो कि रैशनल एक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, उसके लिए एक्सट्रीम जो गोल होता है वो पावर की एक्विजिशन होती है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो आप अपना जो आपका वसी एक तालीम पढ़ाने का तजर्बा है, तो आप व्यूअर्स को क्या बताएंगे कि पावर को वेस्ट किस तरीके से लेता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पावर है बेसिकली ये तो आपकी वो कैपेबिलिटी है, यानी द कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द एक्शंस, द विशेस, द पॉलिसीज, द स्ट्रेटजीज, द इकोनॉमीज, द पॉलिटिक्स एंड ओवरऑल जो किसी भी स्टेट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो उनके ऊपर जब आप आजादाना इन्फ्लुएंस कर सके, उसको उसके ऊपर असरअंदाज हो सके, तो ये पावर है बेसिकली आज के मॉडर्न और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अच्छा, उसमें कोई बहुत वाज़ेह किस्म के पैरामीटर्स नहीं है कि जी आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप किसके ऊपर कितना असरअंदाज हो सकते हैं। और इवन इसमें मैंने जो इन्फ्लुएंस की बात की, तो इसमें एक चीज आजकल के जमाने में बड़ी वो होती है कि वो एक्सप्लॉयटेशन की हद तक बात चली जाती है कि जी आप
इस्तेहसाल तक चले जाते हैं कि जी मिसाल के तौर पर आज के ज़माने में अगर डेवलपिंग नेशन, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखें, तो उनके रिसोर्सेज को जो ग्रेट पावर्स हैं वो बड़ी बेदर्दी से उनका इस्तेसाली निज़ाम जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें बड़ा बड़ा यानी एक किस्म के कि बेरहमाना किस्म का एक इस्तेसाल होता है गरीब मुल्कों का, कमजोर मुल्कों का। तो वहां का जो पावर है वो किसी हद तक आप अगर अलाउ इफ यू अलाउ मी टू से तो वो ब्रूटलिटी की हद तक चला जाता है। तो उसमें किसी किस्म की कोई बाउंडेशन या किसी किस्म का कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप वेस्टर्न जो उनके फिलोसफर्स हैं, तो इवन ग्रीक ईरा से ही थ्यूसिडीड कहता है कि जो कमजोर है उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, और वो ये कि वो ताकतवर की मर्जी के मुताबिक चले। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मिडिल एजेस में आप आ जाते हैं तो मैकियावेली वगैरह और दूसरे फिर मॉडर्न उसमें आ जाते हैं। एच कार है और उनके बड़े बड़े राइटर्स हैं जो उन्होंने बड़ी जो है ना हेंस मार्गन था है वो यही कहते हैं कि जी पावर जो है ये स्टेट के पास इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई उसकी बाउंड्रीज नहीं है। वो एक्विजिशन ऑफ पावर हो, वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर हो, वो यूटिलाइजेशन ऑफ पावर हो, वो किसी चीज से रिलेक्टेंट नहीं है। और साथ में वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ इस वजह से है कि इंसान का जो नेचर है ये ईवल पे बेस्ड है, ये ग्रीड पे बेस्ड है, ये जो है ना सेल्फिशनेस पे बेस्ड है। लिहाजा आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। इस वजह से वो कह रहे हैं कि चूंकि आप दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो किस वक्त आपको मिसाल के तौर पर नुकसान दे देता है या आपके साथ धोखाधड़ी कर देता है, तो लिहाजा आप अपने आप को जो है ना यानी ये मैक्सिमाइजेशन है और उसकी जो भी है ताकत का जो है ना आप उसको इकट्ठा करते रहें। तो अगर हम उस ताकत को वो कहें तो मिसाल हम ये कह सकते हैं कि जी आप जो है हथियारों के ढेर लगा दें, आप जो है ना मिलिट्री पावर जो है ना लोग बेशक भूखे मर रहे हो लेकिन मिलिट्री पावर और उस तरह की जो चीजें हैं वो बेतहाशा आपके पास होनी चाहिए अगर आपने आज की इस एनार्किक इंटरनेशनल जो वर्ल्ड सिस्टम है उसके अंदर रहना है। अच्छा सर, एक चीज जो आपके लेक्चर से मैंने सीखी है और जिसके ऊपर आपसे मेरी बहस भी हुई सर, अगर हम देखते हैं इस वक्त दो बड़ी थ्योरीज जो हैं, लिबरलिज्म और रियलिज्म। रियलिज्म का तो आपने बताया कि वो कहती है कि सेल्फिश है इंसान और अनार्की भी है, और जो है इस वजह से पावर चाहिए अपने इंटरेस्ट के। लेकिन दूसरी तरफ सर जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो उसकी भी बुनियाद मिलती जुलती लगती है रियलिज्म के साथ। मतलब दोनों थ्योरीज की फाउंडेशन हमें लगता है कि वो सोशल डार्विनिज्म पे है। तो आप क्या समझते हैं कि इनहेरेंटली क्या वेस्टर्न थॉट के अंदर ये उन्होंने कंसिडर कर लिया है कि इंसान सेल्फिश है और फिटेस्ट ही सरवाइव करेगा और जो फिट नहीं है वो उस रेस से बाहर आ जाएगा, यानी कि सोशल डार्विनिज्म आपको नजर आता है? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए बेसिकली अगर आप देखें कि जो रियलिस्ट थ्योरी है या जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो तो टोटल पावर की बात करता है। वो तो किसी किस्म की कोई इवन की मॉरलिटी की भी तो जो मैकियावेली है ठीक है वो ये कहता है कि आपकी जो प्राइवेट मॉरलिटी है उसका और आपकी पॉलिटिकल मॉरलिटी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये भी कहता है कि जो इट इज बेटर टू बी फेयर देन लव्ड। कहते हैं कि बेहतर ये है कि लोग आपसे खौफ खाएं बजाय इसके कि वो आपसे प्यार मोहब्बत करें। तो जो रियल स्कूल ऑफ थॉट है वो तो टोटल आप कह सकते हैं कि उनके यहाँ तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है सिवाय ताकत इकट्ठी करने की। अच्छा, इनको कन्फ्रंट कौन करता है? वो लिबरलिस्ट करते हैं। अच्छा, लिबरलिस्ट होने में जो फंडामेंटल डिफरेंस है, तो लिबरलिस्ट इस इंटरनेशनल सिस्टम को कि जहां लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उनकी जो मॉरलिटी है उसको उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो इस चीज को एडमिट करते हैं। लेकिन वो एक नई डिबेट थोड़ी सी जो है ना उसका एंगल डिफरेंट लेके आते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें मिल बैठ के भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो इस चीज को निगेट नहीं करते। वो कहते हैं कि जैसे आप कोऑपरेशन से भी मिसाल के तौर पर कुछ काम कर सकते हैं, और वो ये एडमिट करते हैं कि कोऑपरेशन है, फिर उसके बाद कंपटीशन है, और फिर उसके बाद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। वो किसी सूरत में ये नहीं कहते कि दुनिया जो है ना ये अमन का गहवारा है, यहाँ पे हर चीज गुडी गुडी है। और वो इस चीज को एडमिट करते हैं कि द वर्ल्ड इज अ प्लेस वेयर द फिटेस्ट सर्वाइव। ठीक है, सिर्फ फिटेस्ट की सर्वाइवल की बात है, वो बिल्कुल भी ये नहीं कहते। हाँ, उसमें ये है कि कुछ लोगों ने जैसे मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जी वुडरो विल्सन और उस तरह के लोग थे जिन्होंने अपने आप को लिबरलिस्ट और वो उसके ऊपर बड़ा वो किया। लेकिन अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो जब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इंटरनेशनल रिलेशंस एज ए सब्जेक्ट बिल्ड होता है, तो उनका पहला नारा ये था कि जी रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द इंटरनेशनल रिलेशंस।
बट एट द सेम टाइम एग्जैक्टली उसी एरा में वो बिल्फोर्ड डिक्लेरेशन साइन करते हैं ज्यूइश के साथ, ज्यूइश सेटलमेंट के लिए जो है ना, ये जो आज की वो है इसराइल की रियासत है इस इलाके में। तो यानी उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद नजर आता है, वो उसके ऊपर 100% बिलीव नहीं करते। ठीक है, ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। अगर हम, इफ यू अलाउ मी टू से, अगर आप इसको इस्लाम के साथ वो करते हैं तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ पीस और पावर वो काफी हद तक डिफरेंट है इनसे। सर मैं इसी सवाल पे आ रहा था सर। अ, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है पावर का, वो क्या है? और उसमें बेसिक कंसिडरेशन, जिस तरह हमने देखा कि रियलिज्म या वेस्टर्न थॉट के अंदर के इंसान जो है वो सेल्फिश है और अपने इंटरेस्ट को सेव करना है। इस्लामिक जो थॉट है पावर के बारे में, वो क्या है? और उसकी फंडामेंटल जो कंसिडरेशन है जिसपे वो बेस करता है, वो क्या है सर? और इस्लाम का जो पावर का कंसेप्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा विविड है। देखिए, अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कायनात बनाई, और अगर आप इस कायनात को उसका एक प्रोडक्ट समझ लें कि जो बहुत ही ज्यादा यानी आर्टिकुलेटेड है, बहुत क्रिटिकल है, तो अल्लाह ताला ने इंसान की जिबिल्लत को समझते हुए उसके साथ एक मैनुअल दे दिया इंसान को, और वो मैनुअल क्या है? कुरान। ठीक है, या जो हेवनली बुक्स हैं जो उसकी वो है। और उस मैनुअल की इंटरप्रिटेशन के लिए फिर अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? अंबिया को भेज दिया कि जी आप जाएं और लोगों को इसकी जो है ना, यानी इसकी इंटरप्रिटेशन दे, इसकी जो तशरीह कर रहे हैं उन लोग उनको उनके सामने। और थर्डली ये है कि आप अपने यानी जो डीड्स हैं या अपने जो एक्शंस हैं, अपने जो कॉल हैं, उनके साथ इस जो मैनुअल है इसको साबित करें लोगों के सामने। ठीक है, तो अगर आप कुरान की या इस्लाम के बारे में या उसकी जो इस्लामिक पर कंसेप्ट ऑफ पावर की बात करते हैं, तो वो तो एहतिसाब के ऊपर बिलीव करता है, वो तो अमन की बात करता है। वहां पे तो यहां तक ये है कि जी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप बुजुर्गों को कुछ नहीं कह सकते, आप दरख्तों को कुछ नहीं कह सकते, आप फलदार जो वो है बागात हैं उनके ऊपर वो नहीं कर सकते, आप फसलों को कुछ नहीं कर सकते। आप जो है ना, यानी जो इवन के आपके सामने हथियार डाल दे आप उसको भी कुछ नहीं कहेंगे। वो तो यानी टोटली वो सेल्फिशनेस और उस वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो आपसे इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है वो ये कहता है कि अगर आपने इस्लाम की, वो आपको फोर्स भी नहीं करता कि आप इस्लाम के अंदर दाखिल हो, वो ये कहता है कि अगर आपने इस्लामी रियासत के अंदर पनाह ले ली, या आपने इस्लामी रियासत के अंदर जो है ना, जिसे कहते हैं आपकी अपनी चॉइस ऑफ लिविंग है, तो आप सिर्फ एक काम करें, आप जिजिया दें, यानी टैक्स दें। बकाया सारी चीजें आप इस्लामिक जो वो स्टेट है उसके ऊपर छोड़ दें। इस्लामी जो रियासत है वो आपकी सिक्योरिटी की भी वो जामिन होगी, आपको जो फंडामेंटल फ्रीडम्स है उसकी भी वो जामिन होगी, आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगी, आपको सेहत तालीम हर चीज देना उस इस्लामी रियासत का काम है। और वहां पे जो हुक्मरान है वो कोई वो नहीं है, कोई मतलब उसके पास कोई सुप्रीम किस्म के पावर उसके पास नहीं है, वो अकाउंटेबल है। और वो बड़ी वाज़ेह मिसाल भी है कि जिसमें कहा जाता है कि जी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से वो सहाबी पूछते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन आपका कुर्ता कैसे बना? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे से लिया है। तो आपने वहां पे एक बड़ा जबरदस्त लफ्ज अल्फाज बोले कि या अल्लाह बारी ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने उमर को ऐसी कौम में पैदा किया जो उसका एहतिसाब करना जानती है, वरना हो सकता है मैं भी गुमराह हो जाता। यानी वो किसी भी सूरत अकाउंटेबिलिटी से, जस्टिस से, इक्वलिटी से, वो उसमें आपको छूट नहीं है। अगर आप किसी भी यानी पावरफुल पोजीशन पे हैं तो वो जिम्मेदारी है। और वो आपने ये भी जो है ना, वो हमारे तारीख में ये बात मशहूर है कि वो आटे की बोरी लेके और वो बुढ़िया के पास जाते हैं, और बुढ़िया बड़े गुस्से में होती है कि उमर फारूक किस चीज का अमीर है कि अगर उसको ये नहीं पता कि सहरा में एक खातून, एक बुढ़िया जो है वो भूख से मर रही है, तो वो आप रो पड़े बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई रोब झाड़ते, उसके ऊपर कोई वो करते। तो यानी देयर इज a huge difference between the Islamic concept of power and the Western concept of power or modern concept of power, जिसमें बाकी नेशंस भी आ जाती हैं, और एट द सेम टाइम इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में बड़ा वाज़ेह फर्क है। लेकिन यहां मैं एक चीज आपकी इजाजत से कहना ये चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमानों ने, और खसूसी तौर पे जो मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान हैं, वो प्रैक्टिकल मॉडल आज के जो मॉडर्न इंसान है उसको पेश करने में शायद नाकाम हुए, जिसकी वजह से लोगों के जहनों में अभाम जो है ना वो पैदा होते हैं। तो ये चीज हमें इसको भी अंडरस्टैंड करने की, स्पेशली जो मुसलमान हुक्मरान हैं
उनको ये बात समझने की जरूरत है। तो सर, तो एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ आपसे, आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा ये, क्योंकि हमारे देखने वाले लेमैन भी हैं जो आईआर के, या तो अभी अभी वो इस सब्जेक्ट में आए हैं, या जो ये नहीं पढ़े हुए। सर, एक चीज फिर आपकी इस पूरी डिस्कशन से जो मैं लेके जा रहा हूँ वो ये आई कि एक तरफ पावर का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो है मोरालिटी जो है उसके मुख्तलिफ मेयार हैं। मसलन स्टेट के लिए कोई मोरालिटी नहीं है जब उसने अपने इंटरेस्ट करने, इसी तरीके से प्राइवेट मोरालिटी अलग है, पॉलिटिकल मोरालिटी अलग है। सर, एम आई राइट? जबकि दूसरी तरफ हम जी एक जी बिल्कुल। इस्लामिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि जहाँ पे वो जो आपका हुक्मरान है वो खलीफतुल्लाह है, उसके ऊपर जो है उसके पास जो पावर दी गई है, जो मुशावरत से उसको चुना गया है, उस पावर को बेसिकली वो डेलीगेटेड पावर है जो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो कि सुप्रीम है और जो रब है, कायनात को खालिक मालिक और रब जुल जलाल है, उसकी तरफ से अता करदा वो ताकत है। और उसने वो तमाम जो एक्ट करने हैं, उस पावर को जो यूज करना है वो हदूदुल्लाह में रह के करना है। और अगर वो हदूदुल्लाह छोड़ता है कहीं पे, तो उसका फौरी एहतसाब जो है वो फिर माशरे का फर्ज बन जाता है कि वो उसे पकड़े। जबकि वेस्टर्न के अंदर हमें इस तरीके से नहीं, आपको 5 साल इंतजार ही करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इलेक्शन होंगे या जितने भी साल के बाद है तब आप पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो हदूद तोड़ता है तो माशरे का ये फर्ज बन जाता है कि अपने चुने हुए खलीफा को जो है वो पकड़े। तो आप क्या कहेंगे सर, क्या इन कॉन्सेप्ट्स की वजह से जो दुनिया तैयार होती है वो भी डिफरेंट तैयार होती है, या वही जो जिबिल्लत जिसके अंदर कह रहे हैं कि जी सेल्फिशनेस है, जिसके अंदर आप अपने लिए हैं, फिटेस्ट टू सरवाइव है? तो क्या देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर अमन की तरफ लेके जाता है और कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आपको मजीद अनारकी की तरफ धकेलता है? जी बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया। देखें, जब हम बात करते हैं ना कि इस्लाम की जो पावर्स हैं और उसके अंदर अगर आप जो हुक्मरान है उसकी बात करते हैं, या उसके अंदर जो मोनार्क जिसका वर्ड यूज होता है कि जिसमें स्टेट और समटाइम्स रियासत और हुक्मरान दोनों बीच में आ जाते हैं, तो हमने जैसे पहले भी बात की कि उसके अंदर क्या है कि वो हदूदुल्लाह, कुरान ने आपको वो एक जो मैनुअल है वो जो उसके साथ जो यानी उसका एक एसओपी दे दी है, तो उसमें डूज एंड डोंट्स बड़े वाजे हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, ये तो बड़ा वाजे है। फिर जो अंबियाए कराम हैं उन्होंने अपने कौल और फहल से वो सारी चीजें साबित करके दिखाई। ठीक है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो था फतेह मक्का के मौके पर क्या कहा कि काबतुल्लाह जो है वो दारुल अमन है। ठीक है, वो लैंड ऑफ पीस है, अगर आपने वहां पे जाके वो ले ली तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अबू सुफियान का घर वो क्या है, वो दारुल अमन है, अगर आपने वहां पे भी वो ले ली यानी पनाह ले ली तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में बेतहाशा ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जो है मौला अली जो है ना किसी अदालत में जाते हैं और जब काजी खड़े होते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके ऊपर एतमाद ही नहीं है, आप इंसाफ नहीं कर सकते क्योंकि आप खलीफा वक्त के लिए खड़े हुए हो। हालांकि केस खलीफा वक्त के खिलाफ था, उनको तो खुश होना चाहिए था कि जी आपने मुझे मेरी इज्जत में तकरीब में आप खड़े हो गए। तो इस्लाम तो इस तरह की वो करता है। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ क्या है कि वहां पे चेक एंड बैलेंस बहुत कम है और वहां पे आपके पास एब्सोल्यूट पावर्स है। वहां पे ये कहा जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट आपका सुप्रीम है। अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट किसी को कत्ल करने से सर्व होता है तो आप उसको कत्ल कर दें। अगर किसी के ऊपर अटैक करने से सर्व होता है तो आप उसके ऊपर अटैक कर दें। अगर किसी के साथ झूठ बोलने से और फ्रॉड करने से आपका नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता है तो आप उसके साथ वो सारा कुछ कहते हैं ना, जैसे वहां का तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, कि जी आप अगर जंग है तो आपको हर चीज की खुली छुट्टी है, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन आपने क्या करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी रियासत को, या जो भी आपका अजाइम है आपने उनकी तकमील पूरी करनी है। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई जिसे कहते हैं ना बाउंडेशन नहीं है, आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस वाली बात नहीं है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस बनता है। अच्छा, फिर वहां पे क्या है कि जी आपको दुनिया में भी और किसी को इस चीज का हक हासिल नहीं है। देखें, अगर आप इंसाफ की बात करते हैं या आप अगर इस पावर की बात करते हैं तो इस्लाम ने आके सबसे पहले क्या किया, स्लेवरी को खत्म किया। क्योंकि ये वो पावर है कि जिसके मिस यूज होता है और हमेशा से होता रहा है, तो इस्लाम ने उसके ऊपर कदगने लगाई कि नहीं जी आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते। इस्लाम ने खवातीन को हकूक दिए, इस्लाम ने बुजुर्गों को हकूक दिए, इस्लाम ने जो है ना यानी हर शख्स, इवन इस्लाम ने जो आपके साथ जो माइनॉरिटीज थे उनके राइट्स थे
कि जी आप उनको भी कुछ नहीं कह सकते। जबकि दूसरी तरफ क्या है कि जी आप इलेक्शन के ज़रिए आते हैं, और मैंने किसी जगह पे वो किया कि जी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, वो ये कहा करते थे कि जी आपने 1 महीने के लिए हर किसी को अपना बाप बना लेता हूँ और 5 साल तक उनका बाप बन जाता हूँ, फिर वो जो है ना हर वक़्त सुबह-शाम मेरे दर पे खड़े रहते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो तो यहाँ इस सूरत में ट्रांसफ़ॉर्म होता है कि बस किसी तरीके से आप इक़्तिदार में पहुँच जाएँ, फिर जो है ना हर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट को आप अपने कब्जे में लेके, या ख्वाह इंटरनेशनल सिस्टम है। अगर आप देखें ना तो इंटरनेशनल सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही है कि वहां पे अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जितने इंटरनेशनल रिजीम्स हैं, फोरम्स हैं, वहां पे भी जो पावरफुल है वो क्या करता है, वो अपने मसल शो करता है। वो गरीब मुल्कों की ना वहां पे सुनाई होती है, कमजोर मुल्कों की वहां पे ना सुनाई होती है, ना उनके जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होते हैं। ये वो भी ग्रेट पावर्स के लिए ही होता है। और इसी तरह अगर आप इनसाइड द स्टेट देखें, तो वहां पे भी क्या होता है, जो पावरफुल है उसके पास हर चीज, यानी सारे इंस्ट्रूमेंट उसके कब्जे में हैं, उससे कोई नहीं पूछ सकता। अच्छा जी, जब इलेक्शन आता है तो फिर वो सारी इंस्ट्रूमेंट और मशीनरी जो होती है उसको फिर मैनिपुलेट किया जाता है, और कुछ नए नारे और नए स्लोगन्स के साथ वही लोग दोबारा जो है ना किसी न किसी तरीके से इक्तदार में, अगर वो नहीं तो उनके जो किन्स हैं वो आ जाते हैं, उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो आ जाते हैं। लेकिन वो इक्तदार का मजा जो है, जबकि इस्लाम क्या कहता है, वो तो कहता है अकाउंटेबिलिटी। वहां पे तो खलीफा जो है उसको सारी रात नींद नहीं आती कि भाई कहीं किसी के साथ, वो दजला और फुरात के किनारे अगर कुत्ता मर जाता है तो उसका भी जो है ना वो उससे उम्र फारूक से पूछा जाएगा, वो तो उसके ऊपर है। तो देयर इज लाइक, मतलब उसमें बड़ा एक वाज़ेह फर्क है कि जी इस्लाम अकाउंटेबिलिटी और दूसरी तरफ एब्सोल्यूट पावर्स की बात। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सम अप करूंगा ये तमाम डिस्कशन को कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो वेस्टर्न थॉट है और जो इस्लामिक थॉट है, वेस्टर्न थॉट जो है वो सोशल डार्विनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, फिटेस्ट टू सरवाइव है। यहाँ पे पावर का कॉन्सेप्ट ये है कि पावर जो है वो आपकी मंजिल है, क्योंकि पावर होगी तो आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। इंसान सेल्फिश है, इस वजह इसी तरीके से रियासतें भी सेल्फिश हैं, और वो पावर को एक्वायर करके अपने वो जायज़ नाजायज़ जो इंटरेस्ट हैं उनको हासिल करना चाहती हैं। और इस पावर के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि हम अगले प्रोग्राम के अंदर मैं सर मुशवानी के साथ डिस्कस करूंगा कि स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, उस स्टेट को चलाने के लिए इवॉल्व करके मोनार्किज्म से वो डेमोक्रेसी की तरफ आए हैं। अच्छा, डेमोक्रेसी में भी ये है कि लोगों की तादाद गिनी जाती है, आपके पास पैसा है, आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, आप हुकूमत में आ सकते हो, पावर है, आप इन्फ्लुएंस करते हो, आ सकते हो। जबकि दूसरी तरफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है। मसलन कुरान पाक में जब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा जा रहा था, अल्लाह ताला तख्लीक कर रहे थे, तो जो अल्लाह ताला का मुकालमा है फरिश्तों के साथ कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, खलाफत, खलीफा भेज रहा हूँ मैं जमीन के ऊपर। खलीफा खुद पावरफुल नहीं है, बल्कि वो नुमाइंदा है उस सुप्रीम पावर का जो हमारा रब है, जो हमारा मालिक है, रब जुल जलाली वल इकराम है। और जब वो दुनिया में आएगा, और उसका मकसद क्या है दुनिया को बनाने का, कि इबादत के लिए बनाया। अच्छा, वो इबादत करने के लिए वो पावर की एक्विजिशन होगी जो डेलीगेट करेगा रब, और आप उस पावर के थ्रू वो निज़ाम बनाएंगे जिसके अंदर अमन होगा, इंसाफ होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, और आप उन पैरामीटर्स में रहेंगे। क्योंकि जैसे ही आप उन पैरामीटर्स से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपकी सोसाइटी, क्योंकि वो भी प्रोएक्टिव होगी, वो आपका एहतसाब करेगी और आपको आखिर में भी जवाब देना पड़ेगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका फिर टाइम लेंगे सर। नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट पे करते हैं कि इस्लाम स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट देता है, और वेस्टर्न थॉट क्या है, और क्या एवोल्यूशन ऑफ स्टेट है। इस पे हम बात करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और सर डॉक्टर मिशवानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।